नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी मतलब एपीएमसी के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इनाम के बारे में। जब से गवर्नमेंट ने 3 फार्म लॉ पास किया है तब से कई राज्यों किसान इस बिल के विरोध में सड़कों पर उतर आए। तो कई बार ऐसा प्रश्न भी खड़ा हुआ है कि एपीएमसी क्या होता है, एसपी क्या होता है या इनाम क्या होता है। इस वीडियो में हम केवल इन दो चीज़ों का डिस्कस करेंगे, एपीएमसी और इनाम के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एपीएमसी को समझने से पहले आपको थोड़ा फ्लैशबैक में आना होगा कि जब भारत को आज़ादी मिली, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो जमींदारी सिस्टम है उसको अबॉलिश कर दिया गया। तो फार्मर की जो लैंड पे जो प्रोडक्शन होता था वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं सेल कर पाते थे। उस टाइम पे जो लोकल बनिया होते थे या जो साहूकार होते थे जिन्हें हम मनी लेंडर भी कहते थे, तो फार्मर अपना जो प्रोडक्शन है उन्हें सेल करते थे। तो ये जो लोकल बनिया या जो साहूकार होते थे वो किसानों को सही दाम नहीं देते थे। उनका जो उपज होता था, उनका जो प्रोडक्शन होता था, उनको सही दाम नहीं मिल पाता था, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो उनको बेटर प्राइस मिल सके, उनको टाइमली पेमेंट मिल सके, किसानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एपीएमसी मंडी को इस्टेब्लिश किया गया। कई सारे स्टेट में मंडी को ओपन किया गया और किसानों को कहा गया कि आपको जो एपीएमसी मंडी में ही अपना जो पहला प्रोडक्शन है वो आपको लाना है और वहीं पे आपको बेचना है। शुरू शुरू में जो फार्मर थे वो समझते थे कि ये उनके लिए एक वरदान है। इनिशियली इट वॉज बून फॉर फार्मर, क्योंकि फार्मर अपना जो प्रोडक्शन वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को सेल कर पा रही थी। उस टाइम पे उनको बेनिफिट भी हुआ करता था। और जब 1960 के टाइम पे आपको पता ही होगा कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन का दौर था, तो उस टाइम पे एपीएमसी वाज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ऐसा कहा भी जाता है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन को सक्सेस मिली उसमें कहीं ना कहीं एपीएमसी का भी हाथ था। ये देखिए, इस तरीके से जो एपीएमसी की मंडियाँ होती है या कई सारे किसान अपना अनाज लाते हैं और यही से उनके जो अनाज होता है उनकी बोली लगती है। लेकिन इन सब के बाद कुछ ड्रॉबैक भी थे एपीएमसी में। जो फार्मर थे उनको जो अपना प्रोडक्शन है वो एपीएमसी के अलावा कहीं बेच नहीं सकते थे। फार्मर हैज़ नो चॉइस टू सेल देयर प्रोड्यूस। इससे क्या होता है कि एपीएमसी में मोनोपोलाइजेशन इंक्रीज हुई। उन्हें पता था कि फार्मर के पास कोई ऑप्शन है नहीं। वहाँ के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे या जो मिडल मैन होते थे उनको पता है कि जो फार्मर है उनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं एपीएमसी के अलावा, तो उन्हें यहीं पे ही लाना है। मोनोपोलाइजेशन इंक्रीज हुई तो वहाँ पे जो कमीशन एजेंट हुआ करते थे, जो ट्रेडर्स होते थे, जो बीच बीच वाले मैन होते थे, जो लाइसेंस एजेंट होते थे, उनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लग गई। उनकी संख्या बढ़ने लग गई। उन्होंने अपना कार्टेल क्रिएट किया। कार्टेल ऐसे क्रिएट किया कि जैसे कि मान के चलिए किसानों को अगर गेहूँ का दाम मंडी में 1500 रुपये है, 1500 रुपीज़ वीट का जो प्राइस है, तो ये जो कमीशन एजेंट होते थे वो किसानों को केवल 800 रुपीज़ देते थे। अगर ए पर्सन के पास अगर फार्मर अपना प्रोडक्शन सेल नहीं करता तो बी पर्सन के पास जाएगा, लेकिन बी वाला भी उन्हें 800 ही देगा और सी वाला भी 800 ही देगा। इस तरीके से उनका एक कार्टर क्रिएट हो गया था और इस तरीके से वो प्राइस को मैनिपुलेट करते थे। प्राइस को मैनिपुलेट करने के कारण जो फार्मर गेट लेसर प्राइस फॉर देयर प्रोडक्शन। उन्हें जो दाम मिलना चाहिए किसानों को, अपना जो प्रोडक्शन का जो सही दाम मिलना चाहिए वो दाम उनको मिल नहीं पाता था। इस तरीके से जो फार्मर जो है उनका यहाँ पे भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। और जो मिडल मैन होते थे, जो कमीशन एजेंट होते थे, उनका और जो आपके मंडी में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता था उनका एक नेक्सस या प्लेजेंट रिलेशन बन गया था। वे दोनों की मिली भगत से सब काम चलते थे। फार्मर को चार्ज पे करना पड़ता था। जब वो मंडी में अपना प्रोडक्शन सेल करता था तो उन्हें कई प्रकार के ऐसे चार्ज देना पड़ता था। चार्ज या जो फीस होती है वो देना पड़ता था। ये चार्ज इसलिए लिया जाता था ताकि मंडी को रेगुलेट किए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया और ट्रांसपोर्ट किया जाता था। उन ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए मंडी को, इसके लिए वो चार्ज लिया जाता था। और वहाँ पे जो डेली लेबर होते थे उनको डेली वेज देने के लिए भी चार्ज लिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुअर होते गया, ट्रांसपोर्टेशन की कमी होती गई, इंफ्रास्ट्रक्चर भी और जो फीस होती थी, वो जो चार्ज लेते थे वो एक ही स्टेट में कई सारे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग फीस होती थी। इस तरीके से ये सब चीज़ें होने लगी। इंटेंशन जो गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट का इंटेंशन अच्छा था एपीएमसी लाना। वो फार्मर के इशू को सॉल्व करना चाहते थे, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे। लेकिन ये जो एपीएमसी थी ये सॉल्यूशन देने के बजाय खुद एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, खुद एक प्रॉब्लम के रूप में आके खड़ी हो गई। एपीएमसी उस टाइम पे इनिशियली जैसे कि फार्मर जो थे उसे एक वरदान के रूप में मानते थे, लेकिन धीरे धीरे ये खुद एक प्रॉब्लम या खुद समस्या बन चली गई। इसी को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एपीएमसी मॉडल 2003 लाया। अगर आप पॉलिटिकल स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर जो स्टेट का सब्जेक्ट है, डिस्पाइट एग्रीकल्चर इज स्टेट सब्जेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिज़ाइन एपीएमसी मॉडल एक्ट इन 2003। फार्मर के इंटरेस्ट को फिर से बचाने के लिए, उनको एक्सप्लॉयटेशन से रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बार ये बिल लाया
बिकॉज एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लाया। इट वॉज फर्स्ट टाइम जब किसी गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि एग्रीकल्चर मार्केट को रिफॉर्म किया जाए। वो फर्स्ट टाइम था जब किसी गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि एग्रीकल्चर मार्केट को थोड़ा रिफॉर्म किया जाए, जो फार्मर है उनकी तरफ ध्यान देने की कोशिश की गई। अब फार्मर के पास एक ऑप्शन आ गया था कि आप या तो अपना जो प्रोडक्शन है एपीएमसी में सेल कर सकते हो या प्राइवेट मार्केट, क्योंकि उनके लिए एक प्राइवेट मार्केट क्रिएट कर दिया गया था, क्रिएट प्राइवेट मार्केट अदर देन एपीएमसी। अब एक कॉर्पोरेट कंपनी को भी अलो कर दिया गया था कि आप फार्मर के साथ इंगेज हो सकते हो। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो अभी जो बिल आया है 2020 में जो पास हुआ है, जिसके विरोध में कई बार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पंजाब और हरियाणा के किसान इस विरोध में ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं, जो वेस्टर्न यूपी के भी किसानों को देखा गया है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो आया है इस टाइम पे, वो इसी का पार्ट है। इसमें कहा गया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू आप कॉर्पोरेट कंपनी के साथ भी इंगेज हो सकते हो, और जो प्राइस होगी वो जो आप चार्ज होगा, जो आप फीस पे करोगे, वो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मंडी का उसको इम्प्रूव करने में किया जाएगा। हालांकि कई सारे स्टेट ने इसको अडोप्ट नहीं किया है, लेकिन कुछ कुछ राज्यों ने इसको अडोप्ट किया है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, अभी इनाम क्या हो? देखिए, नाम से किसी चीज़ को समझने की हमेशा कोशिश करें। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट मतलब ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वेब पोर्टल होता है जिस पे पूरे भारत की जितनी भी एपीएमसी मंडियाँ होती है वो सारी की सारी इस पे कनेक्ट हो जाती है। इन 2016 में इनाम वाज लॉन्चड बाय यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री थी उन्होंने 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल होता है जिस पे पूरे भारत की जो मंडियाँ होती है, एपीएमसी मंडियाँ, उस पर डायरेक्ट कनेक्ट होती है। इसके थ्रू आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी ट्रेड कर सकते हो, या अपने राज्य के अंदर ही आप ट्रेड कर सकते हो। आपको कहीं भी फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है 585 मंडी जो है अभी एक साथ इस पोर्टल पे जुड़ी हुई है, कनेक्ट हुई है, वो भी 16 स्टेट की। और देखिए, ये सब दिया गया। आप इसको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी जाके सर्च करते सकते हो, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के। अब जैसे कि मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेब पोर्टल आने के कारण गवर्नमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक वेब पोर्टल है उसके आने से फार्मर के पास दो ऑप्शन आ गए। या तो अपना माल एपीएमसी में बेचे, या तो आप इस वेब पोर्टल पे बेचें, या आप प्राइवेट मार्केट में भी बेच सकते हो। इन इलेक्ट्रॉनिक वेब पोर्टल में आपका ऐसा होता है कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी सेल कर रहे हैं, या आप अपने राज्यों में भी सेल कर सकते हो। इट ओपन द स्विच ऑफ इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट। इससे कि फार्मर का जो फिजिकली जाने का टाइम भी है वो भी सेव हो जाएगा। अब ये किसान है, ये सोचने पड़ गया कि यार मैं तो किसान हूँ, पढ़ना लिखना जानता नहीं, वेब पोर्टल कैसे चला लूँगा। इसकी भी बात सही है, आइए देखते हैं। देखिए, इस तरीके से ये एक इलेक्ट्रॉनिक वेब पोर्टल होता है जहाँ से जो सेलर होते हैं, ये जो फार्मर है, ये तीन देख रहे हो यहाँ पे आप, ये जो फार्मर है ये अपना एक जो प्रोडक्शन होता है, जैसे मान के चलिए गेहूँ, उन्होंने अगर 1500 लिखा हुआ है प्राइस, तो अगर ये बायर एक्सेप्ट करता है तो ये सेटलमेंट के थ्रू एक डिलीवरी हो जाएगी। इस तरीके से सारा नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का जो पोर्टल है इनाम का, ये चलता है। बट इसके भी कुछ ड्रॉबैक थे। जब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया तो उन्होंने ऐसा क्लेम किया था कि एक ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम की तरह काम करेगा। अब गवर्नमेंट है वो तो अपने पॉलिसी पे भरोसा ही होता है, लेकिन उनको ऐसा लगा कि उस टाइम पे ये काम करेगा जैसे बाकी जो ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम होती है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उसी तरह ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट भी आपका काम करेगा। एक गुजरात के जो ट्रेडर थे उन्होंने ऑनलाइन ट्रेडिंग के थ्रू वीट को परचेस करने की कोशिश की थी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के कारण उनकी जो डील है वो कैंसिल हो गई। मैंने जैसे कहा था कि आपको आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी सेल करते हो। आप खुद सोचिए, अगर आप मध्य प्रदेश में बैठे हो और इलेक्ट्रॉनिक वेब पोर्टल के थ्रू गुजरात से अगर आप गेहूँ खरीद रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश और गुजरात में लगने वाला जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो भी बढ़ जाएगा। इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के चलते जो डील है वो कैंसिल हो गई। और इसका ये भी ड्रॉबैक है कि अभी जो स्टेट है, जितने स्टेट है उनमें से केवल 16 स्टेट ने इस वेब पोर्टल पे अपनी मंडी को कनेक्ट किया हुआ है, लिंक किया हुआ है। टोटल आई थिंक करीबन 1000 से करीबन एपीएमसी मंडी है हमारे पूरे भारत देश में, और हमने जब देखा कि 585 मंडी इस वेब पोर्टल पे कनेक्ट है। ऐसे कुछ ड्रॉबैक है, गवर्नमेंट ने इस पर भी कुछ सजेशन लेना चाहिए। एक किसान है, वो सोच रहा है कि मुझे इस पर भी हल नहीं मिलेगा। तो चलिए, आखिर तक देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।